डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बीए ऑनर्स हिंदी के छात्रों के लिए ये पहले सेमेस्टर का पेपर है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स HND AEC 101 हिंदी भाषा और संप्रेषण। ये बीए ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ही, सामान्य रूप से जो भी हिंदी सही लिखने पढ़ने में अभिरुचि रखते हैं, अच्छी तरह से हिंदी भाषा को समझना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक आवश्यक कोर्स है। मित्रों, इस कोर्स के पहली इकाई है हिंदी की लिपि देवनागरी और उसकी मानकीकृत वर्णमाला। इस इकाई पर तीसरा लेक्चर मैं आज यहाँ पर लेने जा रही हूँ। ये तीसरा व्याख्यान है। पहले व्याख्यान में हमने मानक वर्णमाला को देखा, लिपि किसको कहते हैं ये जाना, और जाना कि पुराने समय में जो वर्णमाला प्रयोग होती थी उसमें किन वर्णों को लिया था, और अब मानकीकृत जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा स्वीकृत मानक वर्णमाला है उसमें कौन से अक्षर आते हैं। ये सब हमने पिछले व्याख्यान में, पहले व्याख्यान में जाना था, और दूसरे व्याख्यान में इसी का विस्तार करते हुए संयुक्ताक्षरों के ऊपर थोड़ी सी बातचीत की थी, कैसे लिखना है वो जाना। आज मित्रों मात्रा के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे और कैसे, कौन कौन सी मात्राएं, उनका क्या चिन्ह है, ये हम बात करेंगे। हिंदी में आपको मालूम है स्वर है और व्यंजन है। स्वर जब लिखे जाते हैं, माने आप शब्द लिखते हैं, तो व्यंजनों के साथ जब स्वर आते हैं तो उनको मात्राओं से द्योतित किया जाता है, स्वर नहीं लिखा जाता जैसे कि अंग्रेजी में होता है। अंग्रेजी में भी वॉवेल हैं और कॉन्सोनेंट हैं, और हम कॉन्सोनेंट और उसके पीछे वॉवेल लिखते हैं, उससे ये पूरा होता है बॉय, BOY बॉय। लेकिन जब हिंदी में लिखना होगा तो हम ब आ लिखें, लड़का या लिखना हो तो ल ड़ क पर के बाद आ ना लिख करके आ की मात्रा लगाएंगे। तो इस मात्रा के विषय में आज हम थोड़ी सी बात करते हैं, और क्या सावधानी बरतनी चाहिए मात्राओं को लिखने में, ये हम देखेंगे। 12 खड़ी देखेंगे। तो पहले मात्राओं को हम देख लें। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, और सामान्य रूप से जब हम कोई भी व्यंजन लिखते हैं, अगर उसमें हलंत नहीं लगाया तो वो अ के साथ होता है। जैसे क जब हम लिखते हैं तो ये क वस्तुतः अ के साथ है। अ के बिना अगर क लिखना हो तो हमको इसमें हलंत लगाना पड़ेगा। इस एक चिन्ह को कहते हैं हलंत, और ये अगर लगा हुआ है किसी भी व्यंजन में, यानी कि उसमें अ नहीं है। और बाकी अगर हम ऐसे लिखते हैं, पूरा जब लिखते हैं तो वो अ अपने आप सम्मिलित होता है, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती। बाकी आ की कॉन्सोनेंट के बाद, व्यंजन के बाद खड़ी पाई होती है। ई, इसमें ई ह्रस्व है और दीर्घ है। मित्रों, बचपन में आप छोटी बड़ी ये सीखा होगा आपने अपने प्राथमिक कक्षाओं में, लेकिन अब जब आप स्नातक स्तर पर पहुंच गए हैं तो ये थोड़ा सा अभ्यास बनाइए कि छोटी ई बड़ी ई कहने के स्थान पर ह्रस्व इकार या और दीर्घ इकार, ह्रस्व और दीर्घ, इसका प्रयोग करें, जो कि मानक है, जो कि एक परिनिष्ठित भाषा है ना। आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं, इसको द्योतित करें, इसको जनाने के लिए, ये कि आप स्नातक स्तर पर पढ़ रहे हैं हिंदी, आपको इस तरह से प्रयोग करना चाहिए, ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार। इसी तरह से ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार। हाँ, तो ह्रस्व ई आपको मालूम है व्यंजन के पहले उसकी मात्रा लगती है, और दीर्घ ई यानी व्यंजन के बाद लगती है। मित्रों, उच्चारण में भी आप ध्यान रखेंगे यदि ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार का, तो आपको लिखने में भी सुविधा होगी। जैसे जब मैंने कहा लिखना, लिखना, ये बोलने में ही ये छोटा आया। ह्रस्व का मतलब क्या हुआ? कम, जिसमें मात्रा कम होती है। ह्रस्व की मात्रा
एक मानी जाती है और दीर्घ की मात्रा 2 मानी जाती है। तो 2 मानी जाती है यानी ज्यादा समय तक हम उसका उच्चारण करेंगे। लीक, लिख। हाँ, तो बोलने में ही आता है, ये आप उच्चारण में भी ध्यान रखिए और अगर आप उच्चारण सही करेंगे तो आप हमेशा सही लिखेंगे। तो अगर लिखना है तो आप लिख, जब हम बोलते हैं तब इसमें ह्रस्व इकार आएगा, आप ऐसे लिखेंगे। और जब आप लीख बोलते हैं तब आप ली, दो काल लगता है मात्रा का, ये दीर्घ है और इस प्रकार लिखा जाएगा। हाँ, इसी तरह से ह्रस्वकार की मात्रा इस तरफ घूमी हुई होती है जो आप देख रहे हैं, और दीर्घ उकार की उस तरफ घूमी हुई होती है। री ऐसे नीचे एक लगता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि री व्यंजन है ही नहीं, उसको री की तरह उच्चारण करते हैं, लेकिन वस्तुतः ये उच्चारण अलग है, री नहीं है, री है, मूर्धन्य वर्ण है। ये आपकी जीभ थोड़ा ज्यादा पीछे की तरफ जाती है तब उसका उच्चारण होता है री। हाँ, री, कृपा, कृपा। जब कृपा आप कहते हैं तो उसमें र लगा हुआ है। कृपा कहेंगे, अगर कृपा बोलेंगे तो उसमें र और ई की मात्रा का द्योतन होता है, लेकिन जब आप बोलेंगे कृपा या जैसा गुजरात में बोलते हैं कृपा, तो वो जीभ थोड़ा ज्यादा पीछे तक आ जाती है, मूर्धन्य वर्ण री का उच्चारण होता है ना, और उसका चिन्ह वो होता है। सही बोलिए तो सही लिखेंगे। हिंदी के लिए जो कहा जाता है ये बात कि जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, उसका अर्थ यही है। आप जब सही तरीके से बोलते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरह की मात्राएं लगानी होती है। ए सरल है, ए की मात्रा एक ऊपर की ओर आती है, ए की मात्रा 2 ऊपर की ओर आती है। इसमें भी ध्यान रखने की बात होती है कि कहाँ पर हम एक मात्रा लगाएंगे और कहाँ पर 2 मात्राएं लगानी है। ओ में भी इसी तरह, ओ और ओ में ओ और ओ। तो ये मात्राएं हैं, इतनी मात्राएं हैं जिनको आप सभी व्यंजनों में लगा सकते हैं। आगे 12 कड़ी हम देखेंगे जिसमें सभी व्यंजनों में इस तरह की मात्राएं लगा करके हम प्रयोग करते हैं। अब कुछ और ध्वनियां हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होती हैं और उनके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित हैं। इसमें से कुछ संस्कृत से आई हुई हैं, कुछ दूसरे उससे भी आई हुई हैं। यहाँ पर संस्कृत से आई हुई कुछ ध्वनियों के लिए हम जो चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, वर्ण उनके लिए नहीं है अलग से, सिर्फ चिन्ह, हम वो ध्वनियां और उसके चिन्ह ही हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे है अनुस्वार, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चिन्ह है और ध्वनि है अनुस्वार। अनुस्वार मतलब शिरोबिंदु, ऊपर की ओर जो एक बिंदु लगता है, इसका चिन्ह है, ऐसे ऊपर एक बिंदी लगती है ना। उदाहरण है संयंत्र, है ना, संयंत्र। संयंत्र जब हम कहते हैं तो ये यहाँ पे इसमें हम अनुस्वार ऊपर बिंदी लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप बिंदी लगी हुई है। ये इसके लिए हम अलग से कोई वर्ण नहीं लिखते, केवल ये बिंदी अनुस्वार का द्योतक होती है। मूल भाषा संस्कृत है। इसी तरह से दूसरा है अनुनासिक, चंद्र बिंदु, है ना। अभी आजकल कंप्यूटर के जमाने में कंप्यूटर के कुछ फॉन्ट हैं जो चंद्र बिंदु लिखते ही नहीं है, केवल सब में बिंदु लगा देते हैं। लेकिन मित्रों, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर है। वस्तुतः आगे आपका एक पाठ भी आएगा जिसमें स्पष्ट रूप से वो पाठ इस पर ही निर्धारित है कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। तो अनुस्वार जो है सामान्य रूप से वो उसकी जगह आप अंतिम वर्ण भी लिख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो होता है अनुनासिक वर्ण, उसको भी आप लिख सकते हैं अनुस्वार की जगह, वो व्यंजन की जगह आता है। लेकिन जो अनुनासिक है वो स्वर ध्वनि है, उसकी जगह तो आप कोई वर्ण लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे सांस, इसके एक बहुत बढ़िया उदाहरण है जो हम लोग बाद में भी देखेंगे, अभी अब आपको बता देती हूँ। हंस और हंस, अगर आपने अनुस्वार से के साथ लिखा तो ये पढ़ा जाएगा हंस, है ना। हंस एक पक्षी है ना, जानते हैं आप। और अगर ये चंद्रबिंदु के साथ लिखा गया, अनुनासिक के साथ, अनुनासिक रखा इसको, तो ये हुआ हंस, हंसना। ठीक है, दो बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं ये। हंस एक पक्षी और हंस माने हंसना। तुम हंसो, वो हंस रहा है। तो वहां पे अगर आप इसका प्रयोग करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग, वह हंस रहा है, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो इस तरह से अनुस्वार और अनुनासिक दो बिल्कुल अलग अलग चीज है। इसको आप कभी
एक एक दूसरे के साथ मिश्रित मत कीजिए, अलग अलग इसको समझिए, ठीक है। अनुस्वार का चिन्ह है बिंदु जो वर्ण के ऊपर लगता है, और अनुनासिक का है चंद्र बिंदु जो वो भी वर्ण के ऊपर ही लगता है। लेकिन जहां पर अनुनासिक लगता है वहां अनुनासिक लगाना चाहिए, और जहां पर अनुस्वार लगता है वहां अनुस्वार लगाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। फिर एक महत्वपूर्ण ध्वनि है विसर्ग की। ये ह जैसी ध्वनि देती है, लेकिन उसकी जगह वर्ण ह नहीं लिखा जाता है, बगल में ये दो बिंदु लगाए जाते हैं। हाँ, जैसे ये स्वतः, ये उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे स्वतः, यहाँ पे ह की ध्वनि अंत में आ रही है लेकिन पूरी तरह से नहीं आ रही है, तो ये वस्तुतः ह नहीं लिखेंगे, स्वतः लिखते समय हम ह नहीं लिखेंगे, उच्चरित कर रहे हैं। और उच्चरित किस लिए कर रहे हैं कि ये विसर्ग लगा हुआ है ना, नाम है इसका विसर्ग, और ये बगल में दो बिंदी लगती है। अच्छा हाँ, ये अनुनासिक के विषय में बताऊं कि ये मूल संस्कृत की ध्वनि है, लेकिन संस्कृत में चंद्र बिंदु नहीं होता है। संस्कृत की लिपि आप पुरानी पोथियां देखें या अभी की भी पोथियां देखेंगे तो संस्कृत में कहीं भी आपको चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। ये हिंदी का जब विकास हुआ है तो हिंदी ने अपने तरीके से इस चंद्र बिंदु का विकास कर लिया है। संस्कृत में ये चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। फिर एक है अवग्रह। इसका आजकल लगभग किसी को ध्यान नहीं रहता है कि ये भी एक चिन्ह है। ये एस की तरह का चिन्ह है, और यहाँ जहां पर लंबा खींचना होता है किसी स्वर को, वहां पर ये लगाते हैं, ठीक है। जैसे राम, है ना, राम आओ। आपको शायद ध्यान हो, अगर आपने पढ़ा हो कि जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब हिंदी में लगभग प्लुत का प्रयोग नहीं होता, संस्कृत में होता है, वो भी वैदिक संस्कृत में ज्यादा होता है। लौकिक संस्कृत में भी प्लुत का बहुत ही सीमित प्रयोग होता है, और हिंदी में तो लगभग नहीं होता है। हिंदी में बस एक ही समय जब पुकारने की बात आती है, किसी को दूर से बुला रहे हैं, दूर है कोई, उसको बुलाना है आवाज देके, तो पहला जो उसका अक्षर होता है थोड़ा खिंच जाता है। अरे भाई रमेश इधर आना। तो उसमें जब खिंच जाता है तो वहां पे अब राम में रा खिंचता है, 2 अक्षर का है। रमेश में रमे में खिंचेगा, तो रमेश को बुलाते समय हमको में के बाद लगाना होगा। ये श है। अवग्रह के ऊपर सामान्यतया हम शिरोरेखा नहीं देते हैं। अवग्रह जो लिखते हैं वो शिरोरेखा तक पहुंच जाता है, लेकिन बिल्कुल शिरोरेखा उसके ऊपर नहीं होती। टाइप करने में तो ये इस तरह का आता है, लिखने में इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो मतलब रमेश में खींच लिया, तो जहां पर कोई स्वर है जो कि ज्यादा खींचा जाता है किसी कारण से, वहां पर ये चिन्ह लगता है अवग्रह का। ये सामान्य रूप से अब नाटक के संवाद इत्यादि लिखते हैं और वहां पर इस तरह का कोई विशेष प्रभाव देना होता है तो प्रयोग करते हैं। अन्यथा हिंदी के गद्य पद्य में सामान्य रूप से अब अवग्रह का प्रयोग नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, लेकिन ये एक चिन्ह है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप पुरानी कोई पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चिन्ह दिखेगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, हमने हिंदी में पढ़ा ही नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये सारी ध्वनियां हैं जो संस्कृत की है, हिंदी में आई हैं, और उनके लिए चिन्ह निर्धारित है, वर्ण नहीं। इसके बाद आप अच्छा हाँ, कुछ और है जो अन्य संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं से आई हैं, जैसे अंग्रेजी से या अरबी फारसी से, तो उसका भी हम यहाँ पर एक अवलोकन कर लेते हैं। 2 महत्वपूर्ण है। एक अर्धचंद्र है, जिसमें कि जो अंग्रेजी के तमाम शब्द हैं जिसमें अ ऐसी ध्वनि आती है, तो उसको हम केवल अर्धचंद्र से बताते हैं। डॉक्टर, है ना, या बॉय, जैसा मैंने कहा, है ना, बॉय भी लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? लॉक,
बॉय तो फिर भी हिंदी में कम प्रयोग होगा, लेकिन डॉक्टर तो बहुतायत से प्रयोग होता है ये उपाधि के रूप में। और इसके अलावा लॉक भी लगभग प्रयोग होता है। और भी तमाम शब्द हैं जो कि अंग्रेजी के हिंदी में समाहित हो गए हैं और वो इस ध्वनि के साथ हैं। अर्धचंद्र ध्वनि है, औ की ध्वनि ये देता है, अंग्रेजी से आया हुआ। फिर नुक्ता, अब नुक्ता को लगभग खत्म कर रहे हैं, ये अरबी फारसी का की ध्वनि है नुक्ता, जो कि नीचे लगती है, जैसे कलम, खत, गम, जमीन, फलक। तो ये फलक, तो ये इसको उच्चारण करने में भी थोड़ा सा अलग होता है। कलम, खत, ये थोड़ा अलग आता है, लेकिन अब ये अंतर लगभग मिट गया है। कलम और कलम में कोई अंतर बोलने में सामान्य रूप से नहीं दिखाई पड़ता। तो चूंकि बोलने में ये अंतर नहीं रह गया है, तो इसलिए अब लिखने में भी नुक्ता हटा रहे हैं। क, ख, ग इत्यादि से नुक्ता लगभग हट गया है। ज और फ, क्योंकि ज और ज में खासा अंतर है और वो अंतर बोलने में अभी भी कायम है, तो इसलिए ज पर नुक्ता अभी भी लगा होता है। तमाम जगहों पर नुक्ते का प्रयोग किया जाता है ज के साथ, लेकिन फ के साथ और फ के साथ भी कहीं कहीं पर, क्योंकि फ और फ बिना नुक्ते का है फल, और जब नुक्ता लगेगा तो फ उच्चरित होगा फलक। हालांकि इसमें भी अंतर अब कम हो गया है, लेकिन फिर भी इसका कहीं कहीं पर कायम रखे हैं। तो इस तरह बोलने का अनुसरण करती है लिपि, कई उसमें परिवर्तन आता है। और कभी ये भी है कि लिपि ज्यादा कंजर्वेटिव होती है, पुराने जो चलता रहता है उसको चलाती रहती है, तो इसलिए एक नुक्ते का प्रयोग आपको कलम, खत जैसे जगह क ख ग के साथ भी मिलेगा, लेकिन ज्यादा जो मिलेगा वो ज और फ के मामले में मिलेगा। ठीक है, तो ये नुक्ता है, अरबी से आया हुआ है और नीचे लगता है। ये आपकी ध्वनियां हो गई। अब इसके बाद ये 12 खड़ी है, जो कि आपको जरूर अभ्यास करना चाहिए। अब लगभग अभ्यास नहीं कराते कि प्राथमिक कक्षाओं में, अगर आपने प्राथमिक कक्षाओं में इसका नहीं अभ्यास किया है तो अभी बिल्कुल करना चाहिए। और जो अहिंदी भाषी प्रदेश के छात्र हैं उनको तो निश्चित रूप से, जो और हिंदी लेकर पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एकदम अनिवार्य है कि आपको 12 खड़ी का अभ्यास करना चाहिए। 12 खड़ी क्या है कि प्रत्येक व्यंजन में आप सभी मात्राएं लगाकर देखें। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह, इसी तरह से आपको सभी वर्णों में लगाना है। ठीक है, तो कैसे, किस वर्ण के साथ किस प्रकार का मात्रा लग रही है, ये आपको ये अभ्यास अच्छी तरह से हो जाएगा। इसमें आप देखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, रु और रू। अब ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार, ह्रस्व उकार में ये केवल एक पूंछ की तरह लटकाई जाती है, जैसे क में लटकाई जाती है या फ में लटकाई जाती है, और रू में ये गोला बन जाता है। अभी आमतौर पर लिखने में ये अंतर समाप्त प्राय दिखाई पड़ता है। कोई छात्र इन दोनों रू और रू को अलग अलग नहीं लिखता, अलग एक ही जैसा लिखता है। तो मित्रों ऐसा नहीं है, जब ह्रस्व उकार है और रू में गोला केवल लगेगा लिखते समय, और रू जब लिखेंगे तो ये पूंछ केवल लटकेगी और इसमें गोला लगेगा। तो ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी चाहिए और अभ्यास करना चाहिए इसका। प्रत्येक वर्ण के साथ 12 मात्राएं लगती हैं, इसलिए इसको 12 खड़ी कहते हैं, है ना। ये रू की बात बता ही दी, ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है, ये भी आप ध्यान रखिए। और मित्रों इसके साथ ही हमारा आज का व्याख्यान यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। आगे हम थोड़ा हिंदी अंकों के विषय में जानेंगे अगले व्याख्यान में। आप अपना अध्ययन आरंभ करें। आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी सामने आपकी स्क्रीन पर दिख ही रही है, hindi@baou.edu.in। और जब आप ईमेल भेजें तो अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर यानी एनरोलमेंट नंबर, और अपने स्टडी सेंटर का नाम, कोड, कोर्स कौन सा आपने ज्वाइन किया है, वो सारा कुछ अब लिखें, जिससे कि हमें आपको पहचानने में, आपको संपर्क करने में आसानी हो। और अपना प्रश्न भेजें।
हो सकता है कि तुरंत प्रश्न का जवाब ना मिले, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करती हूँ कि जवाब मिलेगा, भले ही देर से मिले लेकिन अवश्य आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। लेकिन प्रश्न अकादमिक होना चाहिए, यानी आपके अध्ययन से संबंधित होना चाहिए। आपके को इस परीक्षाएं कब होनी है और या मेरा पुस्तकें नहीं आई इत्यादि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हैं वो नहीं। आपके अध्ययन संबंधी अगर कोई प्रश्न है तो आप इस ईमेल पे भेजिए, आपको अवश्य उत्तर मिलेगा। तो अध्ययन आरंभ कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। स्वाध्यायः